हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल दिस साइड सीधी। एंड आज की क्लास में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ दिल्ली सल्तनत का एडमिनिस्ट्रेशन यानी प्रशासन के बारे में। तो आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है, चाहे आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप इग्नू का एग्जाम दे रहे हो बीए या एमए हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से, या यूजीसी नेट का एग्जाम दे रहे हो, या सीयूईटी का एग्जाम दे रहे हो, या किसी भी हिस्ट्री के एग्जाम में दिल्ली सल्तनत का प्रशासन से रिलेटेड हमें क्वेश्चन डेफिनेटली देखने को मिलता है। तो बिना वीडियो को स्किप करे वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और हर एक चीज हम यहाँ पर समझेंगे कि आखिरकार दिल्ली सल्तनत का प्रशासन कैसा था। आप सभी को पता है कि दिल्ली सल्तनत का जो हम समय देखते हैं उसका टाइम पीरियड माना जाता है आपका 1206 ईस्वी से लेकर के 1526 ईस्वी तक। ठीक है। और ये हमें पता है हमारे मेडिएवल मध्यकालीन भारत के इतिहास में दिल्ली सल्तनत को हम कवर करते हैं। और दिल्ली सल्तनत ने हमारे इंडिया में इतने टाइम पीरियड तक यहाँ पर रूल किया था। और 1526 से अगर हम आगे देखें, 1526 से लेकर के 1707 ईस्वी तक का जो हमारा टाइम पीरियड माना जाता है, ये वो समय जब यहाँ पर मुगल्स ने रूल किया था। नेक्स्ट वीडियो हमारी मुगल के प्रशासन के बारे में आएगी। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं कि आखिरकार दिल्ली सल्तनत ने उनके समय पर प्रशासन कैसा था, किस किस लोगों को अपॉइंट किया, और इनका एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन सेंट्रलाइज केंद्रीकरण था या फिर डिसेंट्रलाइज विकेंद्रीकरण था। सब कुछ हम डिटेल में समझने वाले हैं। आज की क्लास दिल्ली सल्तनत पर होगी, नेक्स्ट वीडियो हमारी मुगल के प्रशासन के ऊपर होगी। और ऑलरेडी मैंने हमारे चैनल पे मराठा का जो प्रशासन है वो कैसा था, कंप्लीट मराठा साम्राज्य पर वीडियो अपलोड कर दी है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, नहीं तो आप सभी मॉडर्न हिस्ट्री की प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हो। मॉडर्न हिस्ट्री की प्लेलिस्ट को चेकआउट करोगे तो आपको ये वीडियो देखने को मिल जाएगी। इग्नू के स्टूडेंट हो तो एमएचआई 104 के प्लेलिस्ट में चेकआउट करोगे तो ये वीडियो आपको वहां पर देखने को मिल जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास को। और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं दिल्ली सल्तनत के प्रशासन के बारे में, जिसमें आपने टाइम पीरियड देख ली और हमें पता है ये वो समय जब यहाँ पर कौन कौन से रूलर्स यहाँ पे रूल किया करते हैं। एक तो आपके तुर्की के लोग और दूसरे जो है वो है अफगानी लोग। ठीक है। ये दोनों लोगों की उत्पत्ति यानी ओरिजिन हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। और यहाँ पर देखो, मैं सब कुछ लिख बेशक इंग्लिश में रही हूँ, लेकिन मेरी पूरी कोशिश है कि मैं हिंदी में भी आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं, ताकि हिंदी मीडियम वालों को भी, स्टूडेंट को ज्यादातर प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट के फिर कमेंट आता है मैम हिंदी में भी करवाइए। तो आपको बिना वीडियो को स्किप करे वीडियो को ध्यान से सुनना है, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है। उससे पहले आजकल सबको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है वॉइस में, तो आपको यहाँ पर एआई डम की वॉइस में चेंज हो जाती है क्लास। तो आपको क्या करना है, जो वॉइस चेंज हो रही है उसके लिए आपको सबसे पहले सेटिंग में जाना है। जब आप लोग सेटिंग में जाएंगे तो उसमें वॉइस का ऑप्शन आता है। वॉइस में आपको क्या करना है, वो इंग्लिश पे होगा, आपको उसको हिंदी में चेंज करना है। जैसे ही आप उस वॉइस को हिंदी में चेंज करेंगे तो आप लोग इस क्लास को मेरे प्रॉपर नॉर्मल वॉइस में इस क्लास को देख सकेंगे। तो जितने भी लोगों को ये डाउट या किसी को ये प्रॉब्लम आ रही है फेस, तो आप इसको सही कर लो। नहीं तो इस पे मैंने एक वीडियो बनाई है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जरूर चेकआउट करना सभी। ठीक है। चलिए, क्योंकि ये सबसे ज्यादा हर एक वीडियो में सबको प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए मैं आपको फर्स्ट ऑफ ऑल यही स्टार्टिंग में इस वीडियो के आपको ये सारी चीजें बता। अब अगर हम बात करें दिल्ली सल्तनत, तो आपको पता है दिल्ली सल्तनत की शुरुआत 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा की गई, राइट। और इन्होंने आपकी सबसे पहली डायनेस्टी स्लेव डायनेस्टी की शुरुआत की थी, ये भी आपको पता है। और अगर हम इसकी कहानी समझे तो आप एक ओवरव्यू के लिए हम यहाँ पर एक इंट्रोडक्शन आप याद रखना। जैसे कि आपको पता है दिल्ली सल्तनत इट मीन्स दिल्ली को यहाँ पर कैप्चर किया गया था। और ये जितने भी पेड बैचेस के मेंबर है उन्हें तो ये सारी चीजें ऑलरेडी पता है, लेकिन मैं आज जितने भी यूट्यूब पे इससे रिलेटेड कोई वीडियो आई नहीं है तो आप लोगों को भी मैं बता दूं कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस स्लेव डायनेस्टी की शुरुआत करी। लेकिन उससे पहले ये दिल्ली सल्तनत यानी जो ये दिल्ली है किसके पास था, कहां से क्या चीज हुई उसको समझते हैं। जैसे कि आपको पता है कि यहाँ पर जो दिल्ली है इसके फाउंडर कौन है। पहली चीज तो ये याद रखना, अनंगपाल तोमर। ठीक है। अनंगपाल तोमर है जिन्होंने दिल्ली की शुरुआत की थी। ये मैं आपके यूजीसी नेट या किसी एंट्रेंस एग्जाम या किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के पर्सपेक्टिव से भी पढ़ा रही हूँ, इसीलिए वो सारी चीजें भी बता रही हूँ जो हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। दिल्ली की शुरुआत अनंगपाल तोमर ने की थी। ठीक है। उसके बाद अनंगपाल तोमर के साथ यहाँ पर वॉर हुआ, किसके साथ, पृथ्वीराज चौहान के साथ। पृथ्वीराज चौहान ने जब अनंगपाल तोमर के साथ वॉर किया तो दिल्ली जो है फिर पृथ्वीराज चौहान के पास चला गया और उन्होंने ये कैप्चर कर लिया। पृथ्वीराज चौहान और यहाँ पर अगर हम बात करें आपके मोहम्मद गौरी के बीच में फिर वॉर हुआ, जिसको आप बैटल ऑफ तराइन के नाम से जानते हो, ये भी आपको याद रखना है। एक 1191 में हुआ था और एक 1192 में, दो बार हमें ये वॉर देखने को मिलता है।
जिसे आप तराइन का युद्ध कहते हो। ठीक है, दोनों ही बैटल का नाम क्या है? तराइन का युद्ध, जो कि पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था। फर्स्ट वाला जो बैटल है 1191 का, उसमें तो पृथ्वीराज चौहान जीते थे, लेकिन सेकंड वाला जो बैटल है वो मोहम्मद गौरी जीत चुके थे। यानी कि जो दिल्ली है ये अनंगपाल तोमर से पृथ्वीराज चौहान के बाद मोहम्मद गौरी के हाथ में आ जाती है। और मोहम्मद गौरी के बाद इन्होंने जो उनके स्लेव थे, कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक, इन्होंने दिल्ली जो है कुतुबुद्दीन ऐबक को दे दिया था। और यहीं से हमारे दिल्ली सल्तनत की शुरुआत होती है। जस्ट बिकॉज मोहम्मद गौरी को दिल्ली पर यहाँ पर किसी भी तरीके का रूल नहीं करना था, इसीलिए इन्होंने यहाँ पर क्या किया, कुतुबुद्दीन ऐबक को यहाँ पर दिल्ली दे दी। और यहीं से ऐबक ने स्लेव डायनेस्टी की शुरुआत करी। 1206 की बात है ये। तो इसीलिए यहीं से हम क्या बात करते हैं, दिल्ली सल्तनत की शुरुआत हमें देखने को मिलती है। जब यहाँ पर दिल्ली सल्तनत की शुरुआत हो जाती है, तो जैसे कि आप सभी को पता है कि यहाँ पर टोटल 5 डायनेस्टीज रही, राइट? जिसमें से पहले आपकी स्लेव डायनेस्टी थी, जिसको आप लोग मामलुक डायनेस्टी के नाम से भी जानते हो। 1206 से लेकर के 1290 ईस्वी तक स्लेव डायनेस्टी, मामलुक डायनेस्टी ने यहाँ पर रूल किया था। उसके बाद नेक्स्ट डायनेस्टी आई थी खिलजी डायनेस्टी। ठीक है, दिल्ली सल्तनत की जो सेकंड नंबर की डायनेस्टी हमें देखने को मिलती है वो है खिलजी डायनेस्टी, जो कि 1290 ईस्वी से लेकर के 1320 ईस्वी तक खिलजी डायनेस्टी ने रूल किया। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो नेक्स्ट डायनेस्टी आपकी रही तुगलक डायनेस्टी। देखो, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर भी हमारे एग्जाम के परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, तो अपना क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर भी जरूर याद करना। 1320 से लेकर के 1412 तक आप देखोगे तो तुगलक डायनेस्टी ने यहाँ पर रूल किया। फोर्थ नंबर की जो डायनेस्टी थी वो सभी को पता होगा, सैयद डायनेस्टी। बिल्कुल, सैयद डायनेस्टी ने यहाँ पर रूल किया। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो आपका जो टाइम पीरियड है 1412 से लेकर के 1451 एडी तक का है। और लास्ट अगर हम देखते हैं तो वो है आपका लोधी डायनेस्टी। ठीक है, तो ये 5 डायनेस्टी हमें दिल्ली सल्तनत में देखने को मिलता है, जो कि 1451 ईस्वी से लेकर के आपका 1526 तक यहाँ पर रहा। और आपको अगर इसके आगे की बात अगर हम देखें तो जैसे कि आपको पता है कि एट द एंड यहाँ पर क्या होता है, 1526 में एक वॉर होता है जिसे हम किस नाम से जानते हैं, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। ये सभी को पता है। ठीक है, तो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हमें 1526 में देखने को मिलता है, जो कि किसके बीच में हुआ था, इब्राहिम लोधी के बीच में वर्सेस बाबर के बीच में, राइट? तो ऑब्वियस है कि यहाँ पर विजय कौन हुआ था, कौन इस वॉर में जीता था, बाबर। और यहीं से बाबर ने आपके मुगल्स की शुरुआत की थी, मुगल साम्राज्य की शुरुआत की थी। तो ये कंप्लीटली ओवरव्यू हो गया कि दिल्ली सल्तनत से मुगल्स की तरफ आप लोग कैसे पहुंचे, राइट? आशा करती हूँ कि यहाँ तक हमें सारी चीजें क्लियर हो गई कि आखिरकार दिल्ली जो है वो दिल्ली सल्तनत के बाद मुगल्स के हाथों में चली जाती है, उसके बाद आपके ब्रिटिशर्स ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में जाएगी, वो आगे का है। लेकिन अब हमें ये पूरा सीक्वेंस समझ में आ गया कि दिल्ली सल्तनत में कब कब किसने किसने रूल किया और किस तरीके से इसकी शुरुआत हुई और इसका पतन यानी डिक्लाइन कैसे हुआ। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे इसके प्रशासन यानी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ। देखो, जब हम लोग दिल्ली सल्तनत का एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन आप लोग कवर करोगे तो मैंने आपको पहले भी बताया कि एडमिनिस्ट्रेशन में सबसे पहले हमें पढ़ना होता है केंद्रीय प्रशासन यानी सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन। उसके बाद हम बात करते हैं आपका प्रोविंशियल यानी प्रांतीय का प्रशासन। और लास्ट में होता है हमारा लोकल, जिसमें आपका डिस्ट्रिक्ट और विलेज ग्राम का प्रशासन कैसा है वो सब कुछ कवर अप करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हर एक एग्जाम में आ जाता है। बाकी अगर इग्नू के स्टूडेंट हो तो सेंट्रल, प्रोविंशियल, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन दिल्ली सल्तनत से पूछ लिया जाता है। यूजीसी नेट में भी दिल्ली सल्तनत का प्रशासन कैसा था वो सारी चीजें पूछी जाती है। अब इसको हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम केंद्रीय प्रशासन के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, एक बात याद रखना, इस पूरे प्रशासन का जो कंट्रोल होता है वो किसके हाथों में होता है, सुल्तान के हाथ में होता है। क्योंकि हम दिल्ली सल्तनत पढ़ रहे हैं इसीलिए यहाँ पर सुल्तान वर्ड आएगा, अदरवाइज यहाँ रूलर या फिर किंग के हाथ में यहाँ पे प्रशासन का जुडिशियल पावर हो और कंप्लीटली एडमिनिस्ट्रेशन पावर राजाओं के हाथों में होता है। ठीक है, सारा कंट्रोल। प्रशासन बनाया क्यों जाता है, क्योंकि मैंने आपको बताया इतना बड़ा साम्राज्य है तो हर एक साम्राज्य का पूरा इसका ख्याल रखना है। और विस्तार भी हुआ था, हर एक काम प्रॉपर तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसके लिए आपके अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग लोगों को अपॉइंट किया गया। वहीं अगर हम बात करें तो दिल्ली सल्तनत के समय पर जो मैंने आपको बताया कि एडमिनिस्ट्रेशन हमें कैसा देखने को मिलता है, तो वो सेंट्रलाइज्ड है यानी केंद्रीकरण प्रशासन हमें देखने को मिलता है।
केंद्रीकरण का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि सारी पावर सुल्तानों के हाथ में और पूरा प्रशासन राजाओं के कंट्रोल के अकॉर्डिंग चलता है। ठीक है, चलिए। तो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन दिल्ली सल्तनत स्लेव डायनेस्टी के टाइम पर हम देखते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे इस पूरे एडमिनिस्ट्रेशन के जो हेड होते हैं वो कौन होता है? सुल्तान। ठीक है, इसी सुल्तान के पास अगर हम बात करें तो यहाँ पर इनके पास हर तरीके की सारी पावर होती है। लाइक मिलिट्री पावर सुल्तानों के हाथ में होती है, एडमिनिस्ट्रेशन की पावर और लीगल पावर, ये सारी जो पावर है, पूरा जो कंट्रोल है वो सुल्तानों के हाथ में होता है। और यहाँ पर इसीलिए प्रशासन को चलाने के लिए इन्होंने अलग अलग डिपार्टमेंट बनाए हैं। अब इसको समझते हैं। सबसे पहले हम सेंट्रल की बात करते हैं। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन जब आप पढ़ोगे तो सबसे पहले आता है आपका विजारत। ठीक है, और और इसका जो हेड होता है वो भी याद रखना, उसे आप कहते हो वजीर। जो इस डिपार्टमेंट का हेड होता है वो होते हैं वजीर। और यहीं पर अगर हम देखें कि वजीर का काम क्या होता है ये भी हमें समझना है। और ये कौन से डिपार्टमेंट के लिए होता है? वो होते हैं आपके दीवाने विजारत, ये इनका डिपार्टमेंट है, याद रखना है आपको। और रही बात तो वजीर होते कौन है, तो याद रखना कि ये इस एडमिनिस्ट्रेशन के आप कह सकते हो प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे। ठीक है, और यहाँ पर ये आपके एक जनरल सुपरवाइजर हुआ करते थे आपके सारे डिपार्टमेंट के। दूसरी बात, इनका जो वजीर का जो काम होता है वो क्या होता था? ये सारा का सारा आपके फाइनेंशियल मैटर को देखा करते हैं। इनका काम क्या होता है? लुक आफ्टर करना, फाइनेंशियल मैटर को देखना हमारे स्टेट का। दूसरा काम जो आप देखोगे तो ये आपके सुल्तान को एडवाइस भी दिया करते थे। ठीक है, गेव एडवाइस टू दी सुल्तान, ये भी आप देखोगे काम भी किसका हमें देखने को मिलता है? वजीर का। और नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आर्मी को जो पेमेंट दी जाती है उसको सुपरवाइज करने का काम भी वजीर का होता है। ठीक है, और लैंड रेवेन्यू को कलेक्ट करने का काम, इनकम जितने भी इनकम आ रही है या एक्सपेंडिचर हो रहा है, खर्चा हो रहा है, वो सारे रिकॉर्ड करने का काम किसका होता है? वजीर का होता है। ठीक है, ये सब कुछ आपको याद रखना है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं आपके इसके अलावा, और आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जरूर पूछा जाता है कि कौन सा डिपार्टमेंट किसके अंडर में और इसका क्या काम होता है। इसलिए इस वीडियो को स्किप मत करना, सारी चीजें बहुत ध्यान से समझो, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। दीवाने अर्ज आपका नेक्स्ट है। दीवाने अर्ज की मैं अगर बात करूं तो इस ये जो प्रशासन आप देखते हो इसका काम होता है लुक आफ्टर द मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन। ये मिलिट्रियों के कामों को देखा करते हैं, उसे हम कहते हैं आपके दीवाने अर्ज। और अगर हम बात करें दीवाने अर्ज का जो हेड होते हैं उन्हें क्या बोला जाता है? अरीज ए मुमालिक। ये भी हमें याद रखना है। ठीक है, ये तो नाम से ही होगा सेम, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। इनका काम क्या होता था? रॉयल कॉन्टिजेंट्स को मेंटेन करने का काम इनका हुआ करता था। ठीक है, दीवाने अर्ज अगर आप देखोगे तो इन्हीं के टाइम पर, ये याद रखना कौन से सुल्तान के समय पर ये इंट्रोड्यूस हुआ था, तो वो होगा आपका राइट आंसर अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पर आपको ये देखने को मिलता है। और अलाउद्दीन खिलजी ने, आप सभी को पता है, जिसे आप दाग यानी ब्रांडिंग हॉर्सेस ये खरीदा करते थे, ये इंट्रोड्यूस किया था। ये भी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा है आपका हुलिया, जिसे कहते हैं डिस्क्रिप्शन सिस्टम। ठीक है, ये इंट्रोड्यूस किया था किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने, ये आपको याद रखना है। और यहाँ पर जो ये अपने सोल्जर यानी आर्मी को पेमेंट किया करते थे वो कैश में किया करते थे। ये भी हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये जो दाग सिस्टम आप सभी देख रहे हैं, इस सिस्टम को मोहम्मद बिन तुगलक ने भी कंटिन्यू रखा था। ये भी हमारे स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है, ये भी आप याद रखना। और ये जो हुलैया डिस्क्रिप्शन सिस्टम आप देखते हो, इसको कंटिन्यू करने वाले पर्सन थे सिकंदर लोधी। ये भी हमारे एग्जाम के लिए जो है इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस किसने यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी ने इसको शुरू तो कर दिया दाद और आपका हुलिया सिस्टम, लेकिन दाद सिस्टम मोहम्मद बिन तुगलक ने कंटिन्यू रखा और हुलिया सिस्टम जो है वो सिकंदर लोधी ने इसको कंटिन्यू रखा। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट जो आपका है वो है आपका नेबे मुमालिक। इनका क्या काम होता है, या नेबे मुल्क की अगर मैं बात करूं, बहुत ही सिंपल सा है। ये डिप्टी हुआ करते थे, किसके? डिप्टी ऑफ अरीज। ये जो भी आपने ऊपर पढ़ा, इन्हीं के डिप्टी हुआ करते थे। ठीक है, बस इसके बारे में हमें इतना ही याद रखना है। नेक्स्ट जो प्रशासन है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन का, वो है दीवाने इंशा। दीवाने इंशा की अगर हम बात करें तो इसके हेड कौन माने जाते हैं? इन्हें बोला जाता है दाबीरे खास।
क्या बोला जाता है, दाबीर एक खास इनका होता है। और ये कौन से डिपार्टमेंट को देखा करते हैं, तो ये इनका जो डिपार्टमेंट हुआ करता था वो होता था आपका रॉयल कॉरेस्पॉन्डेंस, डिपार्टमेंट ऑफ रॉयल कॉरेस्पॉन्डेंस। देखो ये सब इंपॉर्टेंट है, जैसे यूजीसी नेट का एग्जाम है, आपको पता ही है जून 2025 में। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो आपको यहाँ से एग्जाम में मिल जाएगा, इसलिए आपको ये चीजें याद रखनी है। दाबिर जो आप ये देख रहे हो, यहाँ पर हम देखते हैं कि ये होते कौन थे आखिरकार। तो ये बोला जाता है कि ये सुल्तान के सेक्रेटरी हुआ करते थे। ठीक है, एग्जाम में ये चीज भी हमें पता होना चाहिए। देखो क्योंकि कोई भी एग्जाम हो तो उसमें वन वर्ड के अलावा स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन भी आता है, तो उसमें ये चीज पूछी जाएगी कि दाबिर वाज आल्सो अ प्राइवेट सेक्रेटरी टू सुल्तान। तो यस, बिल्कुल ये करेक्ट आंसर है। ठीक है, दीवाने इंसा की बात अगर हम नेक्स्ट अगर आप देखते हो तो वो है आपका दीवाने रिसायत। देखो ये सारे जितनी भी चीजें मैं आपको ये करा रही हूँ, इसकी ये इमेज या पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो उसके लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। दीवाने रिसायत सबसे पहले तो ये याद रखो कि ये आपका दो दो है जिसमें सब मैक्सिमम लोग कंफ्यूज आते हैं। एक है दीवाने रिसायत और एक है दीवाने रिसालत, ये दोनों में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होती है और एग्जाम में भी क्वेश्चन आपको यहीं से मिलता है। तो दीवाने रियासत और दीवाने रसालत, पहली बात तो ये दोनों को याद रखो। और इन दोनों की शुरुआत कब आपको देखने को मिलती है, अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पर। पहली चीज तो हमें यही याद रखनी है, इनके टाइम पर आपको ये देखने को मिलता है। और रिसायत जो आप देखते हो ये मार्केट वाला है। ठीक है, ये मार्केट प्रशासन को देखने को, मार्केट को मेंटेन करने का काम इसका होता है। दीवाने रिसालत की अगर मैं बात करूं तो इसके जो हेड होते हैं वो होते हैं आपके सदर सदर, हमें याद रखना है जो इसके हेड होते हैं, जिन्हें यहाँ पर हम कादी ए मुमालिक के नाम से इन्हें जाना जाता है। ठीक है, कादी ए मुमालिक के नाम से इन्हें जाना जाता है। और ये जो एडमिनिस्ट्रेशन है यानी ये जो डिपार्टमेंट है, ये जो प्रशासन बनाया गया, ये बनाया गया था आपके जस्टिस यानी इंसाफ के लिए। ठीक है, और दूसरा जो आप देखोगे, एक तो ये था रिलीजियस मैटर के लिए भी था, दूसरा क्या होगा, रिलीजियस मैटर का भी जो डिपार्टमेंट था वो दीवाने रिसालत के पास था। और मार्केट को मेंटेन का अगर एग्जाम में पूछा जाए तो वो है दीवाने रियासत। दोनों में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होती है, इसलिए मैं आपको ये बता दूं, इसीलिए कोई भी यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। आप सभी को हर एक चीज बहुत ध्यान से और केयरफुल तरीके से पढ़ना और समझना है। ठीक है, दीवाने रियासत आपको समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन का जो हमारा डिपार्टमेंट है, जो हमें एग्जाम पर्सपेक्टिव से पता होना चाहिए, वो है आपके दीवाने मजालिम। ठीक है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको सारे खास तौर से पता होना चाहिए, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन तो सबके मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है हमारे एग्जाम से जब पूछा जाता है। दीवाने मजालिम की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि इसके हेड जो होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, अमीर दाद। ठीक है, और ये तब काम करते हैं जब आपके सुल्तान एब्सेंस हुआ करते हैं, तब ये काम किया करते हैं। ठीक है, अब इनका काम क्या होता है ये भी आप समझ लो। इनका काम होता है सुपरवाइज करना। ठीक है, टू सुपरवाइज द, किसे सुपरवाइज करना, कादीस को, कोतवाल को। कोतवाल आपको पता है पुलिस जिसे आप कहते हो। ठीक है, या फिर किसी भी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स को जिसे यहाँ पर आपके मुस्तासिब के नाम से मेंशन किया जाता है। तो याद रखना अमीर दाद कब काम करते हैं, जब आपके ये एब्सेंस होते हैं सुल्तान, तब। बहुत अच्छा और इंपॉर्टेंट है, हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन में अगर हम देखते हैं, ये तो और भी डिपार्टमेंट है, बट यहाँ पर हमें कुछ छोटे छोटे यानी स्मॉल डिपार्टमेंट भी हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। जैसे कि हम अपने एग्जाम के उससे देखें तो स्मॉल डिपार्टमेंट में जैसे आप देखोगे बारिदे मुमालिक, एक ये आपको देखने को मिलता है। पहले तो आपको ये याद रखना है बारिदे मुमालिक। और बारिदे मुमालिक की अगर मैं बात करूं तो ये आपके इंटेलिजेंस के लिए काम किया करते हैं, कह सकते हो ये आपके सुल्तान के आंख और कान बनकर काम किया करते थे। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वो है आपका वाकिले दर। और इनका काम ये क्या, कौन से सेक्शन को देखते हैं, कौन से डिपार्टमेंट को ये देखा करते हैं, तो वो है आपका रॉयल हाउस होल्ड को। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो वो है आपके अमीर हाजिब। और अमीर हाजिब की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये आपके कोर्ट सेरेमनीज को देखते हैं। ठीक है, ये आपके क्या देखते हैं, कोर्ट सेरेमनीज को। और लास्ट अगर हम बात करें आपके सरेजंदर, तो सरेजंदर की अगर हम देखते हैं तो ये रॉयल बॉडीगार्ड। तो ये हमारे कुछ स्मॉलेस्ट वो है डिपार्टमेंट जो हमें अपने एग्जाम के परस्पेक्टिव से याद रखना है।
उसके बाद मैं आपको कुछ छोटे और डिपार्टमेंट बता देती हूँ जो कि हमारे यूजीसी नेट के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है, और मैक्सिमम स्टूडेंट ऐसे डिपार्टमेंट को स्किप कर देते हैं, बाकी तो चलो सब पढ़ के चले जाते हैं। देखो ये मैं आपको क्यों बता रही हूँ, माइनर डिपार्टमेंट भी हमें ऐसे पता होना चाहिए, और ये भी याद रखना कि इसकी शुरुआत हमें कब, कौन से सुल्तान के समय पर हमें देखने को मिलती है। जैसे कि सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो हमें याद रखना है दीवाने अमीर। ठीक है, दीवाने अमीर। अब दीवाने अमीर कोही की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देखते हो कि इसको ये कब सेटअप हुआ था, कौन से राजा के समय पर, मोहम्मद बिन तुगलक के सुल्तान के टाइम पर आप देखोगे, जिनको सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी अनकल्टिवेटेड लैंड को कल्टिवेटेड बनाने के लिए स्टेट के सपोर्ट से। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट है आपका दीवाने मुस्तखराज। ठीक है, और ये अगर हम बात करें तो ये अलाउद्दीन खिलजी ने इसकी शुरुआत करी थी। ये आपको याद रखना है, ये रिवेन्यू पेमेंट से रिलेटेड जो सारा डिपार्टमेंट है ये हैगा। और नेक्स्ट अगर हम देखेंगे वो है आपका दीवाने वकूफ। दीवाने वकूफ जो है इसको इंट्रोड्यूस किया था जलाल उद्दीन खिलजी ने। किसने? जलाल उद्दीन खिलजी ने इसको इंट्रोड्यूस किया था। तो ये चीजें आपको इसमें याद रखनी है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट जो डिपार्टमेंट हमें देखने को मिलता है वो हम देखेंगे आपका मंजूबदार। ये सारे जितने भी लोन और बैलेंस जो है ट्रेजरी से जो मिलते हैं वो सारे रखने का काम, देखने का काम मंजूबदार का हमें देखने को मिलता है। और उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे आपके मुशरीफ ए मुमालिक। क्या है? मुशरीफ ए मुमालिक। तो मुशरीफ ए मुमालिक की अगर हम बात करें तो ये आपके कौन हुआ करते थे? अकाउंटेंट जनरल। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है कि ये हमें देखने को मिलते हैं, क्या होते हैं ये आपके अकाउंटेंट जनरल है, जो कि आपके इंचार्ज ऑफ इनकम हमें देखने को मिलता है। और सेम अगर मैं आपकी बात करूं, क्योंकि यहाँ पे ना कंफ्यूज किया जाता है आपके, दूसरा आपके मुशरीफ ए मुबालिक, ये मुशरीफ था जो हमने देखा अकाउंटेंट जनरल है। और दूसरे अगर मैं आपको बताऊं सेकंड जो हमें याद रखना है वो है आपका मुस्तोफी। ठीक है, मुस्तोफी है मुमालिक। तो ये कौन होते हैं? ये होते हैं आपके ऑडिटर जनरल। ये एक्सपेंडिचर का इंचार्ज है। ठीक है, ये आपके इनकम के इंचार्ज थे। और ये अगर मैं बात करूं तो एक्सपेंडिचर जो खर्चे का काम होता है ना वो उसको देखते हैं। क्लियर हुआ? मैक्सिमम आपको इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जामों में देखने को मिल जाएगा। तो इन सारी गलतियों से बचने के लिए हर एक चीज आपको ये समझना है। ये आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। दोनों टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ज्वाइन करो। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करो अपने हर एक स्टडी ग्रुप में, ताकि हर एक स्टूडेंट की हेल्प हो सके और वो सभी दिल्ली सल्तनत के प्रशासन को यहाँ पर इजीली से अच्छे तरीके, इसलिए मैं आपको सारी चीजें वन बाय वन सारी चीजें यहाँ पर आपको कवर अप करा रही हूँ। इसी तरीके से हम पेड क्लासेस में भी पढ़ते हैं, जिस तरीके से आप यहाँ पर देख रहे हो। क्लास कैसी लगी कमेंट करके सभी को जरूर बताना है, और ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है नहीं जरूर बताना है। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे आपके प्रोविंशियल यानी प्रांतीय प्रशासन के बारे में। प्रोविंशियल यानी प्रांतीय प्रशासन दिल्ली सल्तनत के समय पर अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले आप देखोगे कि यहाँ पर अगर हम बात करें, आपके यहाँ पर किसको अपॉइंट किया जाता है? गवर्नर को। ठीक है, प्रोविंशियल लेवल पे गवर्नर आप यहाँ पर देखते हो। और यहाँ पर नेक्स्ट अगर जो गवर्नर होते हैं उन्हें क्या बुलाया जाता है? वाली। वाली बुलाया जाता है। बहुत जगहों पर एकता भी आप देखते हो। ठीक है, और नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो इसका डिवाइड होता है, ये फर्दर डिवाइड आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। एक सेकेंड देखो, उसके बाद इसको फर्दर डिवाइड किया जाता है, जिसे हम अगला प्रशासन जो होता है वो होता है सिख। इस प्रशासन को जो देखते हैं उन्हें कहा जाता है सिकदर। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और फिर ये सिकदर फिर फर्दर डिवाइड होगा, जो कि परगाना आप इसे कहोगे, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जिसको कहा जाता है इसके पर्पज से, क्योंकि ये फर्दर डिवाइड किया जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमें यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा फौजदर। फौजदर की फौजदर जो आप यहाँ पर देखते हो इनको असिस्ट करते हैं ये सिखदर। और फौजदर का काम होता है आपके लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने का काम। मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने का काम किसका होता है? फौजदार का होता है। और ये भी याद रखना हमें कौन से समय पर हमें ये देखने को मिलता है? तुगलक के समय पर। ठीक है, तुगलक के समय पर आपको ये देखने को मिलेगा। रही बात गवर्नर के बारे में, गवर्नर का काम जो माना जाता है वो क्या था? रेवेन्यू कलेक्ट करना, राजस्व को इकट्ठा करने का काम, रेवेन्यू कलेक्शन का काम किसका होता था? गवर्नर का हुआ करता था। दूसरा काम जो इनका होता था, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने का काम भी किसका होता था? गवर्नर का। प्रोविंशियल लेवल की मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ।
मिलिट्री को भी मेंटेन करने का काम भी गवर्नर का आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। उसके बाद नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट डिपार्टमेंट है आपके साहिबे दीवान। साहिबे दीवान का जो काम होता है ये आपके मेंटेन करते हैं फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स को। ठीक है, फाइनेंशियल अकाउंट को ये मेंटेन करके रखते हैं। और प्रोविंशियल लेवल का जितना भी इनकम होती है या एक्सपेंडिचर जितना खर्चा होता है वो सारी चीजें देखने का काम होता है। ठीक है, अब प्रोविंशियल के बाद नेक्स्ट जो प्रशासन हमें अपने एग्जाम के पर्सपेक्टिव से पता होना चाहिए वो है आपका लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जैसे कि आपका इसमें विलेज की बात करते हैं, ग्राम की बात करते हैं, जो कि यहाँ पर आपको किस में फॉर्म किया जाता है, परगाना, जो मैंने अभी आपको बताया यहाँ पर। और लेकिन आपका विलेज और परगाना दोनों ही अगर हम बात करें इंडिपेंडेंट यूनिट है हमारे प्रशासन की। और विलेज में अगर हम बात करें जो टोटल ऐसा कहा जाता है कि हमें यहाँ पर 12 डिपार्टमेंट यानी 12 प्रशासन हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब उसमें से कुछ मैं आपको जैसे बता देती हूँ। जैसे कि आप उसमें पढ़ोगे, सबसे पहले आते हैं आपके मुकद्दम। मुकद्दम कौन होते हैं? ये आपके विलेज के हेडमैन होते हैं। हम ऑलरेडी इसको कवर अप कर चुके हैं। एग्जाम में जब पूछा जाएगा तो मुकद्दम हम क्या बताएंगे? विलेज हेडमैन है। उसके बाद आपको नेक्स्ट देखने को मिलेंगे पटवारी। पटवारी कौन हुआ करते थे? ये विलेज के अकाउंटेंट हुआ करते थे। ठीक है, विलेज के लेवल की मैं आपको बता रही हूँ। नेक्स्ट है आपके कुट। कुट को कौन होते हैं? ये भी आपके विलेज हेडमैन ही कहलाते हैं। तो विलेज हेडमैन आपको दोनों याद रखना है, एग्जाम में टर्म भी दे दिया जाता है और पूछा जाता है। उसके बाद परगाना ऑफिशियल की मैं बात करूं, उसके अलावा नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो इसमें आपको चौधरी देखने को मिलेंगे। चौधरी से तो आपको नाम से काम भी समझ में आ रहा है, ये आपको मिलेगा। उसके बाद नेक्स्ट अगर मैं आपको देखूं तो कारकुन, ये भी अकाउंटेंट हम देखते हैं। उसके बाद आपको आमिल देखने को मिलता है जो कि रेवेन्यू कलेक्टर हुआ करते हैं, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट अगर मैं आपको बताऊं आर्मी के उस पर्पस से, तो फिरोज शाह तुगलक के टाइम पर ये किसने बताया? आपके जियाउद्दीन बर्नी ने बताया कि फिरोज शाह तुगलक के टाइम पर आर्मी ऑर्गेनाइजेशन हमें देखने को मिलता है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। और गैरिसन टाउन को यहाँ पर बनवाया गया था। गैरिसन टाउन जहाँ पे सोल्जर्स यानी आर्मी रहा करते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक के टाइम पर ये हमें ये देखने को मिल जाता है। और यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्टली आपके आर्मी को, मैंने आपको बताया, कैश में पे करती है। ये सारी चीजें आपको बतानी है, जो कि चाहे आप खिलजी डायनेस्टी के टाइम पर देखो, चाहे आप तुगलक डायनेस्टी के टाइम पर देखो, दोनों की तरफ से। तो ये था हमारा दिल्ली सल्तनत का प्रशासन, जो मैंने आपको आज की क्लास में कवर अप करवा दिया है। आशा करूंगी कि आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। अब चाहे आप इग्नू के परस्पेक्टिव से एग्जाम देने जा रहे हो, चाहे आपके कोई भी एंट्रेंस या कॉम्पिटेटिव का, तो यही सारी चीजें आपको लिखनी है और एक्सप्लेन करना। आशा करती हूँ आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। आज की क्लास कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताना। किसी को भी पेड क्लासेस या नोट्स चाहिए, सब कुछ आपको यहाँ पर मिल जाएगा। उसके लिए मेरे साथ मेरे चैनल पे बने रहिए। कोई भी डाउट या क्वेरी है तो आप इस व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो इसी तरीके से और भी वीडियोस को देखने के लिए नेक्स्ट वीडियो मुगल के प्रशासन के बारे में पढ़ेंगे। तो उसके बारे में क्या क्या चीजें है वो सब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। उसके लिए मेरे साथ मेरे चैनल पे बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया, जल्दी से लाइक शेयर कर दो। आज की क्लास को ही एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।